हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग एक पार्ट खत्म कर चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का, जिसमें हमने खास करके जो बात करी थी वो आयोनिक कंडक्टिविटी के बारे में ज्यादा बात करी थी। आयंस की कंडक्टिविटी जो है उसमें मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को बहुत डिटेल में देखा था। कोहलरस लॉ पढ़ा था, उसके हमने एप्लीकेशंस लास्ट लेक्चर में देख लिए हैं। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो चैप्टर के पार्ट 2 के बारे में। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देखा जाए तो पार्ट 2 जो है वो शुरुआत से दिया गया है, तो आप शुरुआत से पढ़ोगे तो अब समझ में आएगा। बात हम करने वाले दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल बोलते हैं, उसी को हम लोग वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं। तो याद रखना बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो ही गैल्वेनिक सेल है, वो ही वोल्टेइक सेल है। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसका एक एग्जांपल पढ़ेंगे, दैट इज अ डैनियल सेल। तो आज हम लोग डैनियल सेल के बारे में बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल सबसे पहले ये समझते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता क्या है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पहले भी मैंने बताया हुआ है, वापस एक बार आपको याद करवा लूं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है। तो यहां पर केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी ट्रांसफर होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। अब यहां पर आपको तो सिर्फ एक सेल फॉर्म कर लेना है, फिर सेल खुद काम कर रहा है। यहां पर केमिकल चेंज होते जाएंगे एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में आपका कोई रोल नहीं है, वो खुद सेल प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। तो यहां पर ये भी लिख सकते हैं कि दिस रिएक्शन इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। एंड यदि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू कैसी होती है, आप सबको पता है, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। दैट मींस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टेइक सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस देता है और इसलिए डेल्टा जी की वैल्यू वहां पर नेगेटिव होती है। रिएक्शन अकर इटसेल्फ, रिएक्शन अकर इटसेल्फ। अब हम लोग यहां पर एक और चीज देखने वाले हैं कि एनोड जो होगा, ध्यान से समझना, एनोड जो होगा उसके ऊपर ऑलवेज जो रिएक्शन होते हैं उनको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एंड जो कैथोड होता है उसके ऊपर जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग रिडक्शन रिएक्शंस बोलते हैं। तो ये भी याद रखो कि कैथोड के ऊपर जो रिएक्शन होगा वो रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा, एनोड के ऊपर जो रिएक्शन होगा उसे हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन से जानते हैं। अब यहां पर मान के चलो आपके पास है एक वेसल, यहां पर है आपके पास एक दूसरा वेसल। अब दो वेसल है आपके पास, जिसमें पहले एक वेसल के अंदर हमने एक सॉल्यूशन को भर लिया है। समझना बेटा बहुत ध्यान से, एक सॉल्यूशन को भर लिया है। अब ये सॉल्यूशन मान के चलो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। दिस सॉल्यूशन इज जिंक सल्फेट एक्वायस सॉल्यूशन। बोलने के लिए तो हम ऐसा बोलते हैं कि ये जिंक सल्फेट का एक्वायस सॉल्यूशन है, बट जिंक सल्फेट आयंस प्रोड्यूस कर लेता है, तो सॉल्यूशन के अंदर जिंक प्लस 2 एक्वायस प्लस SO4 2 माइनस आयन एक्वायस होगा। तो जिंक 2 प्लस एंड SO4 2 माइनस आयन यहां पर अवेलेबल होंगे सॉल्यूशन के अंदर। बोलने के लिए हम बोलते हैं जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, बाकी होते हैं उसमें आयंस। तो सॉल्यूशन के अंदर जिंक 2 प्लस एंड SO4 2 माइनस आयन अवेलेबल होंगे। दूसरी चीज, यहां पर हम लोगों को एक इलेक्ट्रोड रखना है, इलेक्ट्रोड रखना है, समझना ध्यान से। तो यहां पर मेटल का इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन, ये दोनों को मिला के जो यहां पर फिगर ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, या एक सेल जो बन रहा है उसे एक्चुअल में बोला जाता है हाफ सेल। तो दिस इज नोन एज अ हाफ सेल। तो ये क्या हो गया बेटा, हाफ सेल बन गया। तो हाफ सेल का प्रोडक्शन किस तरह से होता है,
हाफ सेल किस तरह से बनाया जा सकता है, तो यहां पर है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एंड उसके अंदर डिप्ड वन मेटल रॉड, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। अब एक चीज और ध्यान रखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक रूल है कि जो सॉल्यूशन आपने लिया है, समझना ध्यान से, जो सॉल्यूशन आपने लिया है वो सॉल्यूशन में जो कैटायन है, सॉल्यूशन के अंदर जो कैटायन है उसी का वही मेटल का इलेक्ट्रोड होना चाहिए। जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर जिंक का ही इलेक्ट्रोड आप डिप कर सकते हो, ये ध्यान रखना है। कोई भी मेटल यहां पर नहीं चल सकता। जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है तो उसके अंदर जिंक का ही रॉड हमें रखना पड़ेगा। तो ये आपका जिंक का रॉड है, जिंक इलेक्ट्रोड यहां पर हमने रखा हुआ है, ये बन गया एक हाफ सेल। क्लियर? चलिए, देन आफ्टर यहां पर एक और सॉल्यूशन भरा है मैंने। मान के चलते हैं कि यहां पर जो सॉल्यूशन भर के हमने रखा है वो है कॉपर सल्फेट का एक्वायस सॉल्यूशन। अगेन बेटा, बोलने के लिए बोला जाता है कि कॉपर सल्फेट का एक्वायस सॉल्यूशन है, बाकी एक्चुअल में इसमें दो आयंस होते हैं, कॉपर +2 एक्वायस एंड SO4 2- आयन एक्वायस। तो एक्चुअल में तो ये सॉल्यूशन के अंदर दो टाइप के आयंस हमें देखने को मिलते हैं, कॉपर 2+ आयन एंड SO4 2- आयंस। तो कॉपर 2+ SO4 2- यहां पर है, यहां पर जिंक एंड SO4 2- था। अब आपसे सवाल करूं मैं कि यहां पर यदि मैंने जिंक का इलेक्ट्रोड डिप किया है तो यहां पर मैं कौन सा इलेक्ट्रोड डिप करूंगा, बताओ? तो यहां पर हम लोग कॉपर 2+ का आयंस है तो सीधी सी बात है कॉपर का इलेक्ट्रोड हम डिप्ट करेंगे। तो यहां पर मेरे पास कॉपर का इलेक्ट्रोड डिप्ट किया गया है, तो ये कॉपर के इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डिप करके जो हम सेल बना रहे हैं उसे हाफ सेल बोलते हैं। यहां पर ये हाफ सेल है, यहां पर ये हाफ सेल है। अब हाफ सेल के रिप्रेजेंटेशन को जरा देख लेते हैं। जिंक का इलेक्ट्रोड जिंक 2+ के एक्वायस सॉल्यूशन के अंदर है, तो इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका है जिंक सॉलिड / जिंक +2 एक्वायस। इस तरह से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। यदि इस तरह से हम लिख के दे दें तो इसका मतलब डायरेक्टली ये होता है कि जिंक सॉलिड, जो जिंक का इलेक्ट्रोड है वो जिंक +2 के एक्वायस सॉल्यूशन के अंदर डिप किया गया है। यहां पर मैं बात करूं तो यहां पर कैसे लिखेंगे, कॉपर सॉलिड जो है उसे कॉपर +2 के सॉल्यूशन के अंदर डिप किया गया है। तो ये हाफ सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ध्यान रखना बेटा, कॉपर सॉलिड / कॉपर +2 एक्वायस। दूसरी चीज, यदि आपको ये सॉल्यूशन का एक्वायस मीडियम की जगह कंसेंट्रेशन गिवन हो, एक्वायस तो ठीक है, कुछ नहीं दिया तो एक्वायस लिखो, बट एक्वायस की जगह आपको पता है कि इसका कंसेंट्रेशन कितना है, 1 मोलर, 0.1 मोलर, 0.2 मोलर, व्हाटएवर, यदि पता है तो जो पता है उसे एक्वायस की जगह लिखो। मान के चलो ये सॉल्यूशन 1 मोलर है तो मैं एक्वायस की जगह लिखूंगा 1 मोलर। यहां पर ये एक्वायस की जगह मुझे पता है कि ये 0.1 मोलर है तो मैं लिखूंगा 0.1 मोलर या 2 मोलर, व्हाटएवर जो है वो यहां पर लिखना पड़ेगा आपको। अंडरस्टूड? चलिए, अब ये दोनों हाफ सेल है। हाफ सेल कभी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि उनकी सर्किट इनकम्प्लीट है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए सर्किट कंप्लीट करनी पड़ती है, और सर्किट कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहां पर आउटर सर्किट, इसे बोलते हैं आउटर सर्किट, एक वायर से हम लोग कंप्लीट करेंगे। वायर से कंप्लीट कर रहे हैं, ये वायर मेटेलिक वायर होना चाहिए जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो पाए। और यहां पर आप लोग गैल्वेनोमीटर या फिर ए मीटर लगा सकते हो, जो क्या मेजर करेंगे, वोल्ट मेजर करके दे हमको। तो वोल्टेज को मेजर करने के लिए हमने वायर को बीच में गैल्वेनोमीटर या ए मीटर रखा है जो हमें वोल्टेज मेजर करके देगा। अब जब हमने ऐसा एक पूरी सर्किट बना ली है तो अब होगा क्या, ये जो जिंक है वो एज अ एनोड वर्क कर रहा है और ये जो कॉपर है वो एज अ कैथोड वर्क कर रहा है। अब इसके पीछे रीजन समझना है। आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा एक्टिविटी ऑफ मेटल, या एक्टिव मेटल जो है उसका ऑक्सीडेशन होता है।
कॉपर की कंपेयर में जिंक जो है वो अच्छे से ऑक्सीडाइज हो सकता है, मींस खुद का ऑक्सीडेशन वो इजीली कर सकता है। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो पाए वो ही एनोड बनेगा। दूसरा एक रूल याद रखो कि सेल के प्रेजेंटेशन में हमने एक थंब रूल रखा है। हमने मींस पूरे IUPAC जो संस्था है उसने एक थंब रूल रखा है कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो वो एनोड ही लिखो, आपकी राइट हैंड साइड हो वो ऑलवेज कैथोड ही लिखो। तो यू कैन नॉट राइट द कैथोड ऑन अ लेफ्ट हैंड साइड, यू कैन नॉट राइट द एनोड ऑन अ राइट हैंड साइड। वो फिक्स कैटेगरी है, एनोड को लेफ्ट साइड एंड कैथोड को राइट हैंड से भी राइट हैंड साइड ही लिखना है। चलिए, अब जिंक एनोड की तरह वर्क करता है, कॉपर कैथोड की तरह वर्क करता है, तो यहां पर होगा क्या, यहां पर रिएक्शंस होंगे। एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन एंड कैथोड के ऊपर रिडक्शन। तो चलिए बेटा एनोड का रिएक्शन सबसे पहले लिखते हैं। एनोड के ऊपर कौन है? अब एक और चीज याद रखो, ये जो जिंक का मैंने रॉड लिया है वो फिक्स्ड वेट का होना चाहिए, एक फिक्स्ड मास का मुझे जिंक का रॉड लेना है। और यहां पर कॉपर का रॉड में यहां पर रखूं या कॉपर का इलेक्ट्रोड यहां पर रखूं, उससे पहले उस इलेक्ट्रोड का वेट मुझे कर लेना है, मास मुझे पता होना चाहिए। तो फिक्स्ड मास का कॉपर इलेक्ट्रोड है एज अ कैथोड एंड फिक्स्ड मास का जिंक रॉड इलेक्ट्रोड की तरह वर्क करेगा एज अ एनोड। अब एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस में, इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंड डोनेटिंग के रेफरेंस में ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। जो मेटल या जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो ऑक्सीडेशन हो रहा है ऐसा बोलेंगे। तो यहां पर जिंक एनोड है, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होना है तो जिंक का ऑक्सीडेशन होगा। अब जिंक का ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक सॉलिड क्या करेगा बेटा, जिंक +2 बनाएगा जो एक्वायस मीडियम में चले जाएंगे एंड 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। हाफ रिएक्शन बोल रहा हूं मैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। हमने रेडॉक्स पढ़ा था, रेडॉक्स इज अ कंप्लीट रिएक्शन बट ऑक्सीडेशन इज अ हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन इज आल्सो हाफ रिएक्शन। तो यहां पर जिंक जो है उसका ऑक्सीडेशन हुआ। अब बेटा जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या मिल रहा है, जिंक +2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो जिंक का रॉड है उसमें से जिंक +2 कहां पर आएंगे, सॉल्यूशन के अंदर आएंगे एंड 2 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड के ऊपर रहेंगे। तो ध्यान से देखो, जिंक +2 सॉल्यूशन के अंदर आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, रॉड के ऊपर से आ रहे हैं। अब ऑलरेडी जिंक +2 सॉल्यूशन के अंदर है कि नहीं, जिंक +2 सॉल्यूशन के अंदर पहले से था एंड जिंक +2 आ रहा है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं ना कि कंसंट्रेशन ऑफ जिंक +2 क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक +2 क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। कॉमन सेंस है, पहले से जिंक +2 सॉल्यूशन के अंदर है बिकॉज सॉल्यूशन जिंक सल्फेट का है, तो सॉल्यूशन में जिंक +2 पहले से है एंड इलेक्ट्रोड जिंक +2 सॉल्यूशन के अंदर दे रहा है। तो जिंक +2 और भी आ रहे हैं, तो जिंक +2 का प्रोपोर्शन बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन ऑफ जिंक +2 इंक्रीज हो रहे हैं। क्लियर सबको। सेकेंड पॉइंट, यहां पर इलेक्ट्रॉन कहां पर आ रहे हैं, जिंक के इलेक्ट्रोड के ऊपर। वो इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू मूव कर जाएंगे कैथोड के ऊपर। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, कहां से कहां, एनोड टू कैथोड। अब कैथोड के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन को गेन करना है। अब कैथोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा, कॉपर गेन कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। कॉपर एक मेटल है बेटा, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है, गेन करने की नहीं। तो फिर सॉल्यूशन के अंदर देखो कि भाई ये इलेक्ट्रॉन कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर आएंगे, चलो आ गए। अब ये सॉल्यूशन के अंदर कौन है, सॉल्यूशन के अंदर है कॉपर +2 एंड SO4-2। SO4-2 तो नेगेटिव चार्ज है, आ रहे वक्त इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव रिपल करेंगे, वो तो हो ही नहीं सकता है। तो बच गए कौन, कॉपर +2। ये कॉपर +2 सॉल्यूशन के अंदर यहां पर होंगे और कॉपर +2 जो है वो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे एंड कॉपर के फॉर्म में कॉपर के इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होंगे। तो यहां पर कैथोड के ऊपर रिएक्शन कौन सा होने वाला है बेटा,
कैथोड के ऊपर सॉल्यूशन के जो कॉपर +2 है, कॉपर +2 आयन फ्रॉम सॉल्यूशन एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर +2 आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशन एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन। वो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आए? एनोड के इलेक्ट्रॉन। एनोड के इलेक्ट्रॉन आउटर सर्किट से वायर के थ्रू कैथोड के ऊपर आए। ये इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन के अंदर जो कॉपर +2 आयन है वो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, गेन करेगा तो बनेगा क्या? कॉपर सॉलिड। ये हो गया रिडक्शन हाफ रिएक्शन। क्या बन गया है? रिडक्शन हाफ रिएक्शन बन गया। तो ध्यान से सुनो, कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके बना क्या रहे? कॉपर सॉलिड। ये कॉपर सॉलिड इस इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होते जाएंगे। अब मुझे ये बताओ कि सॉल्यूशन के अंदर इनिशियली तो कॉपर +2 का प्रोपोर्शन एंड SO4 का प्रोपोर्शन इक्वल था, बट जैसे जैसे टाइम पास हुआ इलेक्ट्रॉन आते गए, कॉपर 2+ वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते गए। कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो बनेगा क्या? कॉपर सॉलिड। एंड वो कॉपर सॉलिड डिपॉजिट हो रहे हैं कॉपर के इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो बेटा सॉल्यूशन के अंदर कॉपर 2+ का प्रोपोर्शन क्या होगा? सोचो। कम। वेरी गुड। कॉपर 2+ का प्रोपोर्शन कम होगा। क्यों कम हुआ? कॉपर +2 का कंसंट्रेशन कम हुआ क्योंकि कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं एंड कॉपर सॉलिड फॉर्म में कॉपर के इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है। क्लियर है सबको? तो यहां पर कॉपर 2+ का प्रोपोर्शन कम हुआ, तो बाय डिफॉल्ट मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सॉल्यूशन में 100 कॉपर 2+ एंड 100 सल्फेट थे, जिसमें से 10 कॉपर 2+ भी यदि यहां पर डिपॉजिट हो गए तो कॉपर 2+ कितने बचे? 90। इनिशियली 100 थे, उसमें से 10 कॉपर 2+ का भी रिडक्शन हो गया तो बचे कितने? 90। अब जो 90 कॉपर 2+ है तो सामने सल्फेट तो 100 के 100 है, तो ऑटोमेटिकली मैं बोलूंगा कि सल्फेट आयन का प्रोपोर्शन बढ़ गया। हमने बढ़ाया नहीं है, बट कॉपर 2+ कम हो गया तो ऐसा बोलेंगे कि उसके रेफरेंस में सल्फेट का प्रोपोर्शन ज्यादा है। तो ये सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज्ड सॉल्यूशन हो गया कि नहीं? दिस सॉल्यूशन इज बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड सॉल्यूशन। दूसरा पॉइंट, यहां पर जिंक +2 ऐड हो रहे हैं, सल्फेट 100 है, जिंक 2+ 100 है, ऐसा अज्यूम करो। अब ये 100 एज इट इज थे, लेकिन ये इलेक्ट्रोड के ऊपर से 10 जिंक 2+ मान के चलो यहां पर आए। अब 10 जिंक 2+ आए तो ऑलरेडी 100 तो थे और 10 आए, कितने आए? टोटल हो गए 110, 110। तो जिंक 2+ का प्रोपोर्शन बढ़ गया, तो ये सॉल्यूशन कैसा बन गया बेटा? पॉजिटिवली चार्ज्ड सॉल्यूशन बन गया। दिस सॉल्यूशन बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड दिस सॉल्यूशन बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड सॉल्यूशन। अंडरस्टूड और नॉट? दूसरी चीज, यहां पर बेटा इलेक्ट्रॉन कहां पर है? जिंक के इलेक्ट्रोड के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन के थ्रू ये इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज्ड है एंड सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो जिंक के इलेक्ट्रोड को हम नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड बोलेंगे। यहां पर सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज्ड है तो इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज भी काउंट कर सकते हो आप। रीजन समझो, 2 सिमिलर चार्ज साथ में मिलके हाफ सेल नहीं बना सकते। सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए, सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रोड को पॉजिटिवली चार्ज मानना पड़ेगा। तो यहां पर इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि सर हमने अब तक जो पढ़ा है उसमें तो हमने एनोड को प्लस एंड कैथोड को माइनस लिया था, आपने तो कैथोड को प्लस एंड एनोड को माइनस बता दिया। डोंट वरी बेटा, ये भी सही है और वो भी सही है। जो आप पढ़ के आए हो वो क्या पढ़ाई करी आपने? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, और इसी चैप्टर में हम आगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर वो कैथोड नेगेटिव एंड एनोड पॉजिटिव होता है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसमें एनोड नेगेटिव एंड कैथोड पॉजिटिव होता है। तो जरा ध्यान देना इस चीज को। तो ये जिंक का इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज्ड, कैथोड कॉपर का इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज्ड, सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज्ड कैथोड का एंड एनोड का सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। दूसरा पॉइंट,
मैंने आपसे बताया था कि जिंक के इलेक्ट्रोड का एक फिक्स मास लेना है एंड कॉपर के इलेक्ट्रोड का भी एक फिक्स्ड मास लेना है, बोला था ऐसा क्यों? देखो जिंक का जब ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रोड के ऊपर से जिंक +2 कहां आएंगे? सॉल्यूशन के अंदर। तो स्लोली स्लोली जिंक के इलेक्ट्रोड के आयन के फॉर्मेशन से जिंक का इलेक्ट्रोड का मास कम होगा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं मास ऑफ जिंक क्या होगा? कम होगा, क्योंकि ये जिंक के इलेक्ट्रोड से जिंक +2 आयन सॉल्यूशन के अंदर आ रहे हैं, तो मास ऑफ जिंक डिक्रीज होगा। यहां पर की बात करूं मैं तो कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड बना रहे हैं, कॉपर सॉलिड कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो रहे हैं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं मास ऑफ कॉपर क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो मास ऑफ कॉपर बढ़ रहा है एंड कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर +2 डिक्रीज हो रहा है। तो ध्यान रखना ये दोनों, यहां पर कॉपर का मास बढ़ेगा, यहां पर जिंक का मास कम होगा, जबकि जिंक +2 का प्रपोर्शन बढ़ रहा है एंड कॉपर +2 का प्रपोर्शन कम हो रहा है। क्लियर है सबको? अब यहां पर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? यहां पर तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो हम देख चुके कि NO2 कैथोड है। पहले मैं सेल रिएक्शन बता दूं आपको, फिर आगे बढ़ते हैं। सेल रिएक्शन जो रेडॉक्स रिएक्शन होता है उसी को सेल रिएक्शन बोलते हैं बेटा। तो हम जानते हैं कि रेडॉक्स हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन को इक्वल करते हैं, बट यहां पर तो इक्वल ही है, तो इक्वल इलेक्ट्रॉन को हटा दो तो क्या बच गया? जिंक सॉलिड प्लस कॉपर +2, एरो के एक तरफ है उसको यहां पर लिखो, देन आफ्टर जिंक +2 एक्वायर्स प्लस कॉपर सॉलिड, तो ये हो गया आपका रेडॉक्स रिएक्शन, जिसे आप बोलते हो सेल रिएक्शन। क्लियर? अब सेल रिएक्शन के बारे में पता चल गया, एनोड एंड कैथोड के हाफ रिएक्शन के बारे में पता चल गया। अब हो क्या रहा है ध्यान से देखो, यहां पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, यहां पर नेगेटिवली चार्ज आयंस बढ़ गए। हुआ क्या? यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज है, सॉल्यूशन पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन ये इलेक्ट्रॉन को अब जाने नहीं देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज आयंस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखेंगे। तो ये एनोड के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए हैं वो यहां से ट्रांसफर होके कैथोड की ओर नहीं जाएंगे। मान के चलो चले गए, तो क्या होगा? यहां से जो इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं वो कहां पर एंटर कर रहे हैं? नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन के अंदर। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं हो पाएंगे। तो हो क्या रहा है? ये इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को आने नहीं दे रहा है, क्योंकि सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज है, यहां पर सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टॉप हो गया। अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर स्टॉप हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस नहीं होगी, तो सेल वर्क करना बंद कर लेगा। तो सेल का वर्किंग तभी स्टार्ट हो पाएगा जब यहां से इलेक्ट्रॉन वापस मूव होंगे और इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए पहले वाली सिचुएशन लानी पड़ेगी कि ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करना पड़ेगा, ये नेगेटिव चार्ज को भी न्यूट्रल करना पड़ेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से ट्रांसफर होके कहां जा पाएंगे? कैथोड की ओर जा पाएंगे। यहां पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो कहां से कहां हो रहा है? तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है एनोड टू कैथोड, एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिस डायरेक्शन में होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किस तरफ होगा बेटा? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कहां से कहां होगा बताइए? कैथोड से एनोड की ओर होगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो एनोड टू कैथोड, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैथोड टू एनोड होगा। क्लियर है सबको? चलिए, अब यहां पर प्रॉब्लम हमारा सेम कि इलेक्ट्रॉन ये जाने नहीं दे रहा है, ये आने नहीं दे रहा है, काम खत्म हो गया, सेल वर्क करना बंद कर दिया।
अब सेल को वापस मुझे वर्किंग पोजीशन में लाना है, क्या करूं, न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाने पड़ेंगे, चार्ज वाइज न्यूट्रलिटी क्रिएट करनी होगी। तो उसके लिए हम लोग एक सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं जिसे बोला जाता है सॉल्ट ब्रिज। ये यू शेप्ड एक ट्यूब है, ये यू शेप्ड ट्यूब है, उसके यहां पर एंड पॉइंट पे हम लोग रखते हैं ग्लास वूल। ग्लास वूल शायद आपको पता हो तो ग्लास वूल साउंड को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रखने वाला मटेरियल होता है, या फिर आप ग्लास वूल की जगह कॉटन भी तो यहां पर रख सकते हो, कॉटन। इसके अंदर हमने एक सॉल्ट भर के रखा होता है और ये सॉल्ट है और दोनों सॉल्यूशन के ऊपर ब्रिज का काम करता है, दोनों सॉल्यूशन को ब्रिजिंग करने का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सॉल्ट ब्रिज बोला जाता है। दिस इज नोन एज अ सॉल्ट ब्रिज। क्लियर है सबको? अब सॉल्ट ब्रिज के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। सॉल्ट ब्रिज कैसा होता है? सॉल्ट ब्रिज के फॉर्मेशन को देखा जाए तो ये हम लिख सकते हैं, इट इज यू शेप्ड ट्यूब। इट इज अ यू शेप्ड ट्यूब। रखा जाता है उल्टा, लेकिन बोल क्या सकते हैं इसे, इट इज अ यू शेप्ड ट्यूब, जिसके अंदर हमें क्या करना होता है, जिसके अंदर वी हैव टू एड सम सॉल्ट इन द यू शेप्ड ट्यूब। तो यहां पर हम लोग इनर्ट electrolytes is present in salt bridge। याद रखना बेटा, ये फॉर्मेशन बता रहा हूं मैं सॉल्ट ब्रिज का। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट इन अ सॉल्ट ब्रिज। इसके अंदर कोई इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट रखना है, लेकिन ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट इन अ सॉल्ट ब्रिज विथ, पूरा स्टेटमेंट लिखूं तो विथ अगर और जिलेटिन। अगर और जिलेटिन के साथ वो हमें रखना है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को अगर के सॉल्यूशन के अंदर, या इलेक्ट्रोलाइट को हम जिलेटिन के सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन बना के इसके अंदर भर सकते हैं। इससे क्या होगा बेटा, अगर या जिलेटिन को आपने देखा हो तो आपने टॉफी वाली जेली देखी हो, राइट? तो टॉफी वाली जो जेली है एग्जैक्टली लाइक दैट अगर और जिलेटिन वैसे ही मटेरियल है। इसके अंदर हमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को भर के रखना है। तो सॉल्ट ब्रिज का फॉर्मेशन हो गया। इसमें अगर या जिलेटिन में बनाया गया इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होता है। अब ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होते कौन है, सबसे पहला पॉइंट ये है। तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट में ले सकते हैं हम KCl, ले सकते हैं हम KNO3, ले सकते हैं हम लोग NH4NO3। KCl, KNO3 एंड NH4NO3, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट एंड अमोनियम नाइट्रेट। अब आपको यहां पर जो सॉल्ट ब्रिज है उसका एप्लीकेशन या उसके यूजेस पता होने चाहिए। तो यूजेस क्या है सॉल्ट ब्रिज के? सबसे पहला यूज, ये दोनों सॉल्यूशन को कनेक्ट करता है। इट कनेक्ट टू हाफ सेल, इट कनेक्ट टू हाफ सेल, टू हाफ सेल्स। ये दो हाफ सेल को कनेक्ट करने का काम करता है। और दूसरा, अब देखो ध्यान से, मान के चलो ये तीनों इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट में से इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट हमने भर लिया है, मान के चलो KCl को भर लिया, तो इसमें Cl- एंड K+ आयन होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। अब यहां पर कौन से आयन है? पॉजिटिव। तो Cl- माइग्रेट होके आएगा इस सॉल्यूशन के अंदर जो एनोड का है, और K+ माइग्रेट होके आएगा इस सॉल्यूशन के अंदर जो कैथोड का है। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज्ड आयन नेगेटिव सॉल्यूशन की तरफ और नेगेटिव चार्ज्ड आयन पॉजिटिव सॉल्यूशन की तरफ माइग्रेट करेगा। इससे क्या होगा, ये Cl- जिंक के साथ ZnCl2 एंड K+, यहां पर कौन एक्सेस है? SO4, तो इसके साथ K2SO4 बना लेगा। ऐसा आपको लग सकता है, लेकिन ये बनाएगा नहीं,
क्योंकि जिंक क्लोराइड भी तो इलेक्ट्रोलाइट है, वो अगेन आयंस बना लेंगे। तो जिंक 2 प्लस N2Cl माइनस, ये अगेन आयन बना लेंगे 2K प्लस NSO4 2 माइनस। तो यहां पर आयंस ही रहने वाले हैं, बट होगा क्या, जितने नेगेटिव आयंस थे उतने पॉजिटिव आ गए, जितने पॉजिटिव थे उसको न्यूट्रल करने के लिए नंबर ऑफ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ Cl माइनस आ गया। तो Cl माइनस के उतने आयंस यहां पर आ चुके हैं जो जिंक प्लस 2 को न्यूट्रल कर पाए, और यहां पर SO4 2 माइनस को न्यूट्रल करने के लिए जितने नंबर ऑफ K प्लस की रिक्वायरमेंट थी वो आ चुके हैं। तो इससे ये सॉल्यूशन अगेन न्यूट्रल हो गया, और अगेन न्यूट्रल हो गया तो अगेन करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। पहले इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, फिर करंट का फ्लो होगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? ध्यान से सुनो बेटा, Cl माइनस एंड K प्लस ये ही आने जरूरी नहीं, आप KNO3 ले सकते हो, आप अमोनियम नाइट्रेट ले सकते हो। पॉजिटिव आयन, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का पॉजिटिव आयन नेगेटिव चार्ज्ड सॉल्यूशन कैथोड की तरफ जाएगा, एंड नेगेटिव चार्ज्ड आयन पॉजिटिव चार्ज्ड सॉल्यूशन एनोड की तरफ जाएगा। कब तक जाता रहेगा? जब तक वो बैलेंस ना हो जाए। अंडरस्टूड? और ये इलेक्ट्रिसिटी पास होती रहेगी, इलेक्ट्रॉन पास होंगे एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। तो पहला यूज तो ये है कि कनेक्ट टू हाफ सेल, ये दो हाफ सेल को कनेक्ट कर रहा है। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट कैन फॉर्म इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल neutrality in the both the half cell, in the both the half cells। तो दोनों हाफ सेल्स के अंदर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी फॉर्म करने का काम किसका है बेटा? सॉल्ट ब्रिज का। तो सॉल्ट ब्रिज कर क्या रहा है? सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी फॉर्म कर रहा है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जो आयंस है उनको ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी दे रहा है। क्लियर? चलिए, ये तो यूजेस हो गए। अब आपको कुछ इसकी प्रॉपर्टीज याद रखनी है। ध्यान रखना, सॉल्ट ब्रिज की ही प्रॉपर्टीज के बारे में मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में आता होगा, सर ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्यों लिए? तो इसके दो रोल है। पहला रोल, ये जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन दे सकते हैं, K प्लस Cl माइनस, K प्लस NO3 माइनस, NH4 प्लस NO3 माइनस, दो डिफरेंट आयंस ये दे सकते हैं। तो ये जो भी आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी माइग्रेशन पावर सेम होती है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, फ्रॉम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स, जो पॉजिटिव चार्ज्ड आयन एंड नेगेटिव चार्ज्ड आयन प्रोड्यूस होते हैं उनकी माइग्रेशन कैपेसिटी सेम होती है। तो यहां पर लिख सकते हैं माइग्रेशन स्पीड या माइग्रेशन वेलोसिटी लिखे, चलो, माइग्रेशन वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज्ड आयन almost equal with the migration velocity of negative charged ion। माइग्रेशन वेलोसिटी पॉजिटिव चार्ज्ड आयन एंड नेगेटिव चार्ज्ड आयन की सेम हो जाती है। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज्ड आयन एंड नेगेटिव चार्ज्ड आयन की माइग्रेशन कैपेसिटी इक्वल हो जा रही है। ये पॉइंट को समझना। इसका मतलब ये है कि Cl माइनस जिस स्पीड से यहां पर माइग्रेट करेगा उसी स्पीड से K प्लस यहां पर माइग्रेट करेगा। तो इससे बेनिफिट क्या है? K प्लस जब नेगेटिव को न्यूट्रल कर जाएगा उसी दौरान Cl माइनस जिंक 2 प्लस को न्यूट्रल कर जाएगा। दैट मीन्स पॉजिटिव को Cl माइनस जब तक न्यूट्रल कर लेगा, K प्लस को K प्लस ये नेगेटिव चार्ज को भी न्यूट्रल कर लेगा। मान के चलो माइग्रेशन वेलोसिटी सेम नहीं है, तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा? कोई एक की माइग्रेशन कैपेसिटी ज्यादा है और एक की कम। जिसकी ज्यादा है उसने तो न्यूट्रल कर लिया, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने को तैयार हो गया, रेडी हो गया, बट ये इलेक्ट्रॉन जाने ही नहीं दे रहा है क्योंकि अब तक ये न्यूट्रल
नहीं बना तो फिर क्या काम उसका, कोई मतलब नहीं है उसका। तो दोनों एक साथ सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाने बहुत जरूरी है, और दोनों एक साथ न्यूट्रल तब होते हैं जब सॉल्ट ब्रिज में जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन की माइग्रेशन वेलोसिटी कैसी हो, सेम हो। अंडरस्टूड। एंड सेकेंड, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्यों ले रहे हो? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जो है वो किसी और आयन से रिएक्शन नहीं कर रहा है। तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स कैन नॉट रिएक्ट विथ other ions present in the solution। समझ में आ रहा है पॉइंट? Inert electrolytes cannot react with the other ion present in the solution। ये K प्लस सल्फेट के साथ रिएक्ट करके K2SO4 नहीं बनाता। अभी मैंने बताया K2SO4 K प्लस NSO4 माइनस दे ही देगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है, तो ये आयंस के फॉर्म में ही रहते हैं, यहां पर भी वो आयंस के फॉर्म में ही रहते हैं। हाँ, एक नोट यहां पर मैं लिख रहा हूं जिसे आपको जहन में रखना है, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और बच्चे यहां पर मिस्टेक करते हैं, तो ध्यान रखना। वी कैन नॉट यूज KCl as an inert electrolyte when we have Pb2 plus Ag plus and mercurous ion present in the solution। ये पॉइंट को बेटा बहुत ध्यान से समझ लेना और याद रख लेना। We cannot use KCl as an inert electrolyte when we have a Ag plus Pb2 plus or Hg2 plus ion present in the solution। ये जो तीन आयन है, सिल्वर आयन, लेड आयन एंड मर्क्यूरस आयन, ये तीनों में से कोई एक आयन भी सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, कोई एक आयन भी सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, तो हम लोग कभी भी KCl का यहां पर सॉल्ट ब्रिज के अंदर यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये जो आयंस है Ag प्लस Pb प्लस 2 एंड मर्क्यूरी 2 प्लस जो आयन है वो KCl के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, और हमने अभी देखा कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कैन नॉट रिएक्ट विद द अदर आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रोलाइट ऐसा होना चाहिए, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ऐसा होना चाहिए जो सॉल्यूशन के आयन के साथ रिएक्शन न करे। लेकिन यदि आपके पास सॉल्यूशन में Ag प्लस Pb2 प्लस Hg2 प्लस आयन प्रेजेंट है तो हम कभी भी KCl का यूज नहीं करेंगे। उसके अलावा बाकी है हमारे पास KNO3 अमोनियम नाइट्रेट, उसका यूज करेंगे, बट KCl का हम वहां पर यूज नहीं करेंगे क्योंकि इट कैन फॉर्म अ प्रेसिपिटेट। It can form PPTS को बोलेंगे प्रेसिपिटेट्स। ये प्रेसिपिटेट बना लेते हैं, और प्रेसिपिटेट बन जाएंगे तो प्रेसिपिटेट फिर ये नोजल के ऊपर रह जाएंगे, यहां पर चिपक जाएंगे, और फिर माइग्रेशन ऑफ आयंस में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी चेंज हो जाती है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, इसीलिए हम उसका यूज नहीं करते। ओके, अब यही जो सेल है इसमें इसे गैल्वेनिक सेल या वोल्टेक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोल सकते हो, ये एक एग्जांपल है इसके। लेकिन जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन एज अ एनोड एंड जिंक का इलेक्ट्रोड एज अ एनोड सॉल्यूशन एंड जिंक का इलेक्ट्रोड एज अ एनोड लिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जिसमें कॉपर का इलेक्ट्रोड एज अ कैथोड लिया, तो इस तरह के सेल को हम लोग डैनियल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डैनियल सेल। तो ये ध्यान रखना है, this cell is known as a Daniell cell। Daniell cell, it is the example of voltaic cell or galvanic cell or electrochemical cell। but Daniell cell का मतलब फिक्स हो जाता है
कि जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, उसने जिंक का इलेक्ट्रोड डीप किया, वो है एनोड, एंड कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर कॉपर का इलेक्ट्रोड डीप किया, वो है कैथोड। अंडरस्टूड? सॉल्ट ब्रिज का रोल क्या है आप सबको पता चल गया। सॉल्ट ब्रिज में क्या भर के रखना है, तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl, KNO3 और NH4NO3 में से कोई एक, लेकिन उनका सॉल्यूशन हमें अगर और जिलेटिन में बनाना है। याद रखना इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कैसे होने चाहिए, तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कैन नॉट रिएक्ट विद द अदर आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन के अंदर जो दूसरे आयन हैं उनके साथ रिएक्ट नहीं करने चाहिए, एज वेल एज उनकी माइग्रेशन वेलोसिटी की जो स्पीड है वो सेम होनी चाहिए। K प्लस जितनी स्पीड से भाग रहा है Cl माइनस वही स्पीड से भागना चाहिए, क्योंकि दोनों सॉल्यूशन में एक साथ चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज न्यूट्रल हो जाना बहुत जरूरी होता है, तभी वो चार्जलेस सॉल्यूशन बनाएगा, तभी एक इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म होगी। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहा जा रहा है, एनोड टू कैथोड, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कहां से कहा हो रहा है, कैथोड टू एनोड। दूसरी चीज आपको जब भी पूछा जाए तो इनर सर्किट एंड आउटर सर्किट, आउटर सर्किट इज कंप्लीटेड बाय द वायर एंड गैल्वेनोमीटर, इनर सर्किट इज कंप्लीटेड बाय द सॉल्ट ब्रिज। इनर सर्किट में किसका माइग्रेशन हो रहा है, आयंस का, आउटर सर्किट में किसका माइग्रेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का। तो इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन होता है आउटर सर्किट में, आयंस का माइग्रेशन होता है इनर सर्किट में। तो बेटा ये पॉइंट ध्यान में रखना है। अंडरस्टूड? तो अब यहां तक रखते हैं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। इसमें भी हमको, जैसे मैंने हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन बताया था आपको, ये रहा जिंक सॉलिड, उसको हमने जिंक +2 एक्वायर्ड सॉल्यूशन में डीप किया। कॉपर सॉलिड, उसको हमने कॉपर +2 के सॉल्यूशन में डीप किया। लेकिन जब दोनों को कनेक्ट किया जाए तो किस तरह से उसे रिप्रेजेंट करना है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वो देखेंगे हम लोग। आई होप आपको समझ आया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, राइट? इसे अच्छे से समझ लेना, रिवाइंड करके इस वीडियो को जरूर देख लेना बेटा। इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक में समझ आया होगा, ये टॉपिक समझ में आया आपको, तो फिर आगे का काम मेरे लिए भी आसान होगा, आप लोगों के लिए भी आसान होगा। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू, गॉड ब्लेस।